नमस्ते स्टूडेंट्स। प्यारे छात्रों, कल जैसा कि आपका 10th क्लास सोशल साइंस का जो पेपर है, उस पेपर के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक पेपर हल करने जा रहे हैं और ये पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है और इसका रिवीजन भी ध्यान से ही करना है। तो हम आज शुरू करते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जो कल नेक्स्ट डे होने वाला जो पेपर है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 1 से 10 तक के जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर के, 11 से 19 तक के 2 नंबर के, 20 से 26 तक 4 नंबर के, और कुछ प्रश्न जो आपको पता है 27 नंबर, 28 नंबर, 29 जो आते हैं वो 2 6 नंबर के, एक 7 नंबर का और एक 5 नंबर के। इस प्रकार से अपने को ये पेपर आता है। तो इसमें अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, चोलकालीन तंजौर नगर क्यों प्रसिद्ध है? चोलकालीन जो तंजौर नगर हुआ करते थे वो ऐसे जो नगर है वो प्रसिद्ध क्यों है? तो उसमें ये बताया जाता है कि प्रसिद्ध इसलिए कि राजराज प्रथम वहाँ का जो शासक था, उस शासक द्वारा एक राज राजेश्वर नामक एक मंदिर बनाया गया था, जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट शैली का मंदिर था, शिव मंदिर। और ये जो मंदिर थे ये सारे के सारे द्रविड़ शैली में बने होने के कारण ये तंजौर नगर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। दूसरा प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य लड़ा गया था। 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और मुगलों की तरफ। अब महाराणा प्रताप था एक तरफ, तो एक तरफ मुगलों की तरफ से मानसिंह इस युद्ध को लड़ रहा था, लेकिन वो मुगलों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कि लोकतंत्रीय शासन के 2 गुण लिखिए। लोकतंत्रीय शासन जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 2 गुण कौन कौन से हैं? तो इसके जो गुण है, समानता और स्वतंत्रता का रक्षक। सीधी सी बात है कि अपना जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो समानता और स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है। साथ ही साथ स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी इसके अंतर्गत की जाती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर, सड़क परिवहन के 2 महत्व लिखिए। यानी सड़क परिवहन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो वो 2 महत्व इसके लिखने हैं। तो सड़क परिवहन, एक तो इसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है, पहला महत्व। दूसरा है कि ये अन्य जो परिवहन है, अन्य परिवहन का मतलब जो रेल है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, तो अन्य परिवहनों से जोड़ने का कार्य भी सड़क परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। सकल घरेलू उत्पाद, अब इसमें सीधी सी बात है, एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त, एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जो योग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाने वाली 2 सेवाओं के नाम। तृतीय क्षेत्र अपन पढ़ते प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो द्वितीय, अब बात करें तृतीय क्षेत्र, जिसको अपन सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी 2 सेवाओं के नाम लिखने। तो 2 सेवाएं कौन सी है? परिवहन और बैंकिंग। परिवहन एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर उसको सेवा प्रदान करता है, उसके बदले में अपना प्रतिफल प्राप्त करता है। उसी प्रकार बैंकिंग भी एक सेवा क्षेत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट क्षेत्र की अपन बात करें, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग यानी अपन सीधे सीधे कह सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 में इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? मुद्रास्फीति जो होती है यानी मुद्रा की कीमतों में जो लगातार वृद्धि, मुद्रास्फीति से हमारा क्या अभिप्राय है? वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति की कीमतों को नियंत्रित करने का कार्य या नियंत्रित करने के जो उपाय है वो कौन लागू करता है? तो करता है केंद्रीय बैंक। और हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। श्रम शक्ति, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, और मेहनत यानी पावर या शक्ति। तो श्रम यानी मानव के द्वारा की जाने वाली जो मेहनत है। तो श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु, सीधी सी बात इसमें ये कहा है कि जब श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? यानी वो जनसंख्या जो उत्पादित और सेवा क्षेत्र में कार्य करती है। ये तो है नहीं कि हमारे 60-70 साल के व्यक्ति है वो उत्पादित और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, या 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बालक सर, तो वो तो करता नहीं। तो वो जनसंख्या का वो भाग, जैसे अपन बात करते हैं जो मध्य वाला वो भाग जो सेवाओं में और उत्पादित जो माल का उत्पादन होता है, उद्योगों में कार्यरत होता है उनके द्वारा, तो उनकी अपन बात करें। जब श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति प्रदान करता है। श्रम यानी किसी एक औद्योगिक क्षेत्र संचालित है, उस औद्योगिक क्षेत्र में न तो वृद्ध आदमी जाएगा न बच्चा जाएगा। जो मध्य वाले जो होते हैं वो अपनी श्रम शक्ति के माध्यम से उस उद्योग को संचालित करने का कार्य करते हैं और वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उसको अपन श्रम शक्ति बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां। आज हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है। तो वो एक तो है मुद्रास्फीति और दूसरी है गरीबी। यानी गरीबी को दूर करेंगे कब किया जा सकता है, जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए। तो मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती कीमतें भी समस्या है और गरीबी भी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, कोई दो ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिससे किसी विधानसभा की सदस्य, जो विधानसभा का सदस्य होता है उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। इसके बारे में आपको मैंने कल भी बताया था। कल अपन ने जो राज्य सरकार का टॉपिक पढ़ा था, राज्य सरकार में अपने जो बाकी का टॉपिक रह गए उनको आप, जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए उनको आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ के जाना है। कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री। विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, आप इनको पढ़ के चले जाना ध्यान से। तो किन्हीं दो ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिससे किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। तो एक तो पहली परिस्थिति ये होती है कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से निर्वाचित हो जाए तो एक सदन उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये, और दूसरा था सदन की आज्ञा के बिना वो 60 दिन तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको, उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। दो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें विधानसभा सदस्य अपने पद से हट सकता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में किए जाने वाले कोई दो कार्य बताएं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौन से ऐसे दो कार्य किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल एकत्रित होता है। तो जल ग्रहण क्षेत्रों में का उपचार किया जाए, उपचार का मरम्मत। तो जल ग्रहण क्षेत्र तालाब हो गए, कुएँ हो गए, बावड़ियाँ हो गई, टाँके हो गए, बीएड हो गए, जोड़ हो गए, या अपन इस प्रकार के जो जल ग्रहण के क्षेत्र उन सभी की रिपेयरिंग के माध्यम से उनका नए का निर्माण करना। तो इसमें जल ग्रहण क्षेत्रों में ड्रिप, कंटिन्यूअस, कंटूर, ड्रेनेज, स्टेगार्ड, फार्म पोंड, मिनी टैंक, खड़ीन, जोहर, टाँका, इन सभी का निर्माण भी किया जाता है और इनकी मरम्मत भी की जाती है। दूसरा है श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकटों का निर्माण करना। अब श्रृंखलाबद्ध एनीकट, जैसे अपन बात करें कि ये पानी का बहाव होता है इससे, इस साइड से, तो अपन क्या करते हैं, जब पानी का बहाव इधर से होता है इधर की ओर, तो यहाँ पर एक एनीकट बनाया। अब ये एनीकट क्या होगा, यहाँ तक भर जाएगा। अब भरने के बाद में इससे जब पानी निकलेगा उसको यहाँ रोक लिया, फिर इससे पानी निकलेगा उसको यहाँ रोक लिया, इससे पानी निकलेगा उसको, तो ये श्रृंखलाबद्ध एनीकट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, या तो अपन एक एनीकट बनाते हो तो केवल इतना पानी स्टोरेज होता है। अब लेकिन अपने पास ये सारा पानी स्टोर हो चुका है। श्रृंखलाबद्ध एनीकटों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र जो होते हैं ऐसे क्षेत्रों में जल को एकत्रित कर सकते हैं और वहाँ का जल स्तर काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकटों का निर्माण करना। मिट्टी के चेक डैम, जिसको अपन तालाब बोलते हैं, मिट्टी के चेक डैम यानी बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करना। जल ग्रहण ढांचा, जल ग्रहण ढांचा यानी किसी भी कोई भी जगह ऐसी है जहाँ पर जल एकत्रित होता है तो ऐसे ढांचों का निर्माण। और नाला स्तरीकरण यानी नाले बना करके उस पानी को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी इसमें तहत किया जाता है। तो जल स्वावलंबन योजना के तहत किए जाने वाले कार्य। बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का जो सवाल है उसमें अपन बात करते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी है। गेहूं उत्पादन के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, हालांकि एक पूछा जाता है लेकिन मैंने 3 प्रश्नों का समावेश इसमें किया है। एक तो पहला क्वेश्चन तो है गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो गेहूं उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और चिकनी और दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है गेहूँ के फसल के लिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना। दूसरा है भारतीय कृषि जो है उसको ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद। दोनों प्रश्न समझ में आ गए। गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में एक है उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो उपयोग के आधार पर खाद्यान्न हो गया, व्यावसायिक हो गई, बागानी और उद्यान, 4 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड करते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके यहाँ क्लियर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अधिकतर बार ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से। तो इसमें आपको ये याद रखना, अगर आपको उनका मानचित्र याद है, आपको अपने क्षेत्र याद है कि इस क्षेत्र पर ये लोह इस्पात उद्योग के क्षेत्र, ये कोयला क्षेत्र, ये इसके क्षेत्र है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसमें एक तरफ तो सूची पृष्ठ में तो दिया हुआ है कुछ नाम, लोह इस्क, कोयला, बॉक्साइट और तांबा। अब सूची सेकंड के अंतर्गत लोह इस्क कहाँ मिलता है उसका नाम दिया हुआ है, तो लेकिन ऊपर नीचे दिया हुआ है। तो लोह इस्क के सामने इन्होंने दिया रानीगंज, रानीगंज में लोह इस्क नहीं मिलता है, जबकि रानीगंज में तो क्या होता है, कोयला की प्राप्ति होती है। तो लोह इस्क कहाँ मिलता है, मयूरभंज में। उसके बाद में अपन बात करें कोयला कहाँ मिलता है, रानीगंज में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, कोल्हापुर में, बॉक्साइट कोल्हापुर में। और तांबा कहाँ मिलता है, बालाघाट और बैतूल। ये 4 ऐसे क्षेत्र जिनको आपस में सुमेलित करना है और सुमेलित करके अपने
नीचे की तरफ आप इसके सामने इसको लिख सकते हो, या एक दूसरे से क्रॉस तो पेपर में करवा के देख लो। आप कॉपी में आपको इसके सामने जो एक्यूरेट है उसी को आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की जननी है। क्या आप इस बात से सहमत है कि लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है? बिल्कुल हाँ, हम इससे बात से सहमत है, क्योंकि लौह इस्पात के बिना अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं होता है। क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग किसी न किसी, चाहे कच्चे माल के रूप में अपन बात करें या मशीनीकरण के रूप में, किसी न किसी रूप में उस अन्य उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नगरीकरण क्या है? इसके दो लाभ लिखिए। नगरीकरण हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण, तो उसी प्रकार नगरीकरण है, यानी किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या जो है उसमें नगरीकरण यानी शहरी जनसंख्या का जो अनुपात होता है या प्रतिशत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नगरीकरण। यानी नगरों में इतने व्यक्ति निवास करते हैं। इसके लाभ क्या है? क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, और साथ ही साथ उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये वहाँ पर लाभ होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न हो रहा है कि पायरियोलिसिस क्या है? पायरियोलिसिस, ये नाम आता है, पायरियोलिसिस क्या है? तो पायरियोलिसिस के बारे में अपन आज इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। पायरियोलिसिस कोई बीमारी नहीं है। पायरियोलिसिस एक जो अपना कचरा प्रबंधन है उसी का पार्ट है। तो पायरियोलिसिस जो होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कचरा होता है उस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को नष्ट करने, कचरे को थर्मल क्रिया, थर्मल का अर्थ होता है ताप के माध्यम से। ताप, पायरियोलिसिस एक द्रव्य लिक्विड होता है जो क्या करता है, जिसके साथ उसको मिला करके अपन थर्मल प्रक्रिया द्वारा यानी उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये द्रव्य जो है कुछ गैसों को मिलाकर इस द्रव्य का निर्माण किया जाता है। इस द्रव्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, बिना, अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में कचरे को नष्ट करने के लिए इस पायरियोलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसको एक बार ध्यान से, ये एक थर्मल प्रक्रिया है जिससे कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये तकनीक कम ऑक्सीजन वाले, बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि इसकी विशेषता जो होती है ये होती है कि वायु प्रदूषण किए बिना ये क्या करता है, ऊर्जा का पुनर्भरण करता है, ऊर्जा उत्पादित करता है। एक तो हमें कचरा नष्ट हो रहा है, उसके बदले में अपने को एनर्जी और प्राप्त हो रही है। तो यानी बिना वायु प्रदूषण के भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति या ऊर्जा पुनर्भरण करता है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों को मिलाकर के पायरियोलिसिस नामक द्रव्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, पायरियोलिसिस ये है नाम, पायरियोलिसिस। पायरियोलिसिस क्या है? तो पायरियोलिसिस एक थर्मल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बिना ऑक्सीजन की सहायता से कचरे का दहन किया जाता है, कचरे को थर्मल प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम कचरा प्रबंधन का एक भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजन और विशेष योग्यजन जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क हो गया या अन्य कोई भी सार्वजनिक स्थान है, उन स्थानों पर जो वृद्धजन होते हैं, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो उनके लिए फोल्डिंग रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्धारित स्थान, अभी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की व्यवस्था होती है तो उन पर अपन रोडवेज में जाते हैं तो ये विकलांग सीट है, ये एमएलए सीट है, रिजर्व होती है। उसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर भी विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए निर्धारित सीटें होनी चाहिए। और उन सीटों पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, तो तभी तो जाकर वो उस सीट को खाली करेंगे। तो यहाँ पर निर्धारित स्थानों पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, फोल्डिंग रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप और स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग इनके लिए किया जाए। व्हील चेयर भी इनको उस स्थान पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये चार महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक स्थानों पर वृद्ध और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए होना आवश्यक है। सड़क क्रोधोन्माद मृत्यु कारक है। अब बात करते हैं सड़क पर जो गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति को हल्का सा टच होने पर जो गुस्सा आता है, वो गुस्सा किस प्रकार से उनके लिए मृत्यु कारक बन जाता है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। सड़क क्रोधोन्माद, सड़क पर जो गुस्सा करते हैं वो कई बार मृत्यु कारक भी साबित हो जाता है। सड़क पर चलते समय दुर्घटना होने पर वाहन चालक, सड़क पर हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारी दुर्घटना किसी पैदल चलते व्यक्ति से या किसी दूसरे की गाड़ी से हो गई, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर सड़क पर ही खड़े होकर के उससे हम झगड़ा करने लग जाते हैं। और झगड़ा, ये कई बार ऐसे जो झगड़े होते हैं, हल्के फुल्के झगड़े, ये ऐसी हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें मृत्यु भी हो जाती है व्यक्तियों की। तो ये सड़क क्रोधोन्माद मृत्यु कारक है, बिल्कुल है।
चोल प्रशासन, अब ये इतने क्वेश्चनों को तो मैंने आपके आंसर बता दिए। अब कुछ जो क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको वैसे ऑलरेडी बताए हुए, फिर भी आपको ध्यान से पढ़कर बुक में, अपनी पासबुक में 1 वीक सीरीज में आपको इन प्रश्नों के आंसर देखने, जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ नेक्स्ट आगे वाले 19 प्रश्न जो बड़े बड़े प्रश्न थे वहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक प्रशासन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये चोल प्रशासन आपको पढ़ के जाना है कि ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। उसमें 6 प्रांतों में इसको बांट रखा था, जिनको मंडल बोलते थे, मंडल को कोट्टम बोलते थे, कोट्टम को नाडु, कुर्रम और ग्राम, इस प्रकार। और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो इसका क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान से पढ़कर ही जाना है। तो एक हो गया चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी, आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। वीर तानाजीराव मालसुरे की कोडाना विजय का वर्णन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। वीर तानाजीराव मालसुरे अपन आपको कहीं नहीं मिले तो आपकी बुक के अंदर जो नया चैप्टर दिया हुआ था और उसके प्रिंट आउट भी मैंने आपको निकाल कर दिए थे, अगर आपको याद हो तो वीर तानाजीराव मालसुरे की कोडाना विजय, क्योंकि ये शिवाजी के मित्र थे और शिवाजी के सहयोग, कोडाना को जीतने में शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, जो अपन ने पहले आपको बता चुका हूँ। जर्मनी और इटली के एकीकरण में कि जर्मनी और इटली के एकीकरण की केवल यहाँ पर प्रश्न पूछा है, केवल बाधाएं लिखी है, तो बाधाएं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है उसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। जो 4 विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 4 विशेषताएं हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं। तो जनता का शासन, जनता के द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये 4 महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हो गई। इन विशेषताओं को विस्तारित रूप में, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो बड़े रूप में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के 4 लाभ बताइए। स्वदेशी उत्पाद, बिल्कुल आज हम इसी बात पर तो जोर दे रहे हैं कि हम विदेशियों के माल का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी को अपनाएंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होंगे। तो सीधी सी बात है, स्वदेशी अपनाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, देश का पैसा देश में रहेगा और यहाँ पर अपने देश में ही बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग हम कर पाएंगे। तो अन्य देशों को, हम अपने पड़ोसी देश हो चाहे कोई भी देश हो, तो उनकी स्थिति को अपन, यानी अपने देश को मजबूत करने का कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और ये किस प्रकार ऋण प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था पूरी स्टोरी टाइप में कि स्वयं सहायता समूह बहुत सारी औरतें मिलकर के क्या करती है, स्वयं महिला स्वयं सहायता समूह। अब इसमें केवल स्वयं सहायता समूह दिया तो इसमें पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो महिला स्वयं सहायता समूह किस प्रकार कार्य करते हैं तो महिलाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर स्वयं सहायता समूह लिखा तो आप पुरुष और महिला दोनों, यानी कोई भी व्यक्ति समूह बना करके क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके माध्यम से बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और वहाँ से फिर बड़ी रकम उठाने का काम करते हैं। नकल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। सीधी सी बात है, सब जानते हो आप। नकल विरोधी कानून, चीटिंग करते हैं अपन एग्जाम में, तो एग्जाम में चीटिंग करने के दौरान अपने जो कानून है वो क्या होता है, तो नकल विरोधी कानून के तहत सरकार द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कोई भी छात्र जो होता है वो छात्र नकल करते हुए पाया जाता है तो उसको आने वाले नेक्स्ट एग्जामों से बहिष्कृत या निष्कासित किया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको सजाए, जेल हो सकती है। ये सारे कार्य जो होते हैं नकल विरोधी कानून के तहत ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर संघर्ष का वर्णन कीजिए। कोशिश करना आंग्ल मैसूर के संघर्ष जो है पूरा कंप्लीट पढ़ के जाओ, क्योंकि पिछली बार आंग्ल मराठा क्वेश्चन आया था तो इस बार हम आंग्ल मैसूर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में पहले पढ़ चुके हैं या उसमें पिछली बार भी आ चुका है, तो अपने को भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी शक्ति, जो क्वेश्चन आपको मैंने हल करवाया वो बड़े ध्यान से पढ़ करके जाना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री और नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री और विधानसभा, या अपन बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री और विधानमंडल या कार्यपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल भी आता है तो राज्यपाल वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपने को ध्यान से पढ़ना है कि मुख्यमंत्री और विधानसभा यानी विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अच्छी तरह से जो आपको मैंने समझाया उसको ध्यान से पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है भारत का मानचित्र, जिसमें भारत के मानचित्र में आपको मैंने एक दिन मैप में बताया था कि क्या क्या आपको याद करना है। भारत के राज्य राजधानियाँ याद होनी चाहिए, राजस्थान के जिलों के नाम याद होने चाहिए, भारत के हवाई अड्डों के नाम, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के नाम, कोयला क्षेत्रों के नाम, ये आपको एक मैप में भर कर दिए हुए हैं, तो उनका आप रिवीजन करना है। मैंने आपको कहा था ध्यान से 2-4-10 मैप भर के देखना तो आपके क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस पेपर को भी ध्यान से पढ़ लेते हो तो आप ऑलमोस्ट 10th क्लास में सक्सेस हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ करके जाना है इस पेपर को। मैंने अपनी तरफ से जैसे हो सकता है वैसे पूरी कोशिश की है
तो आपको इस पेपर को तो कम से कम रिवीजन पूरा करके जाना है। नमस्ते। और नेक्स्ट कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा हो और इस एग्ज़ाम में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सको। धन्यवाद।